अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई और मुल्क की मईशत से मुताल्लिक़ कौम से खिताब किया। ये तस्लीम किया कि मुल्क में महंगाई है, मगर साथ ही ये भी कहा कि इसकी बड़ी वजह आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफा है। कौम को रिलीफ देने के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म ने खाने पीने की 3 ज़रूरी अशिया यानी आटा, घी और दाल पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया और ये पैकेज 6 महीने तक होगा। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का भी इशारा दिया और सर्दियों में गैस के बहरान का भी बता दिया। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। गैस के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूं कि हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सारी चीजें हो तो अब हम और कीमतें नीचे ले जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इशारा दिया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में मुशीर खजाना शौकत तरीन ये इशारा दे चुके हैं कि IMF ने हमारी बातें मानी हैं, मगर फिर भी पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी थी तकरीबन 600 अरब रुपए की, अब उसमें उसके जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना है कि उस गैप को मीट कर लेंगे। इस पे IMF कन्विंस हो गया? नहीं जी, IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था। वो आप नंबर्स देख लेंगे। यानी कि 600 अरब नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ PDL की मद में इजाफे की सूरत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बिल्कुल नजर आएगा। और बिजली की कीमतों में? बिजली की कीमतों में भी हमने कंसेशन लिया, क्योंकि 50 रुपये 95 पैसे वो कह रहे थे जुलाई तक आप बढ़ाएं, तो उसमें भी हमने कंसेशंस लिए। यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसका बजट में टारगेट रखा गया था तकरीबन 600 अरब रुपए का, उसकी वजह से IMF का दबाव है और उसके तहत अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज गैस के बहरान से भी खबरदार कर दिया। बार बार बताते रहे कि सर्दियां आ रही हैं, हुकूमत की तैयारी पूरी नहीं है। वज़ारत तवानाई की नाअहली की वजह से इन सर्दियों में भी गैस का बहरान मज़ीद शिद्दत से आएगा। इस बहरान को कम किया जा सकता था, मगर LNG टर्मिनल को पूरी तरह नहीं इस्तेमाल किया गया, पूरी तरह गैस नहीं मंगाई गई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि सर्दियाँ आ रही हैं, गैस का मसला आने वाला है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से अपील की कि वो 2 बड़े ख़ानदान अपनी आधी दौलत भी पाकिस्तान वापस ले आएं तो महंगाई आधी कर देंगे। जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। वज़ीर इमरान खान ने कौमी असेंबली में अपनी पहली तकरीर में वादा किया था कि लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। और वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ 2 ख़ानदान अपनी लूटी हुई दौलत वापस ले आएँ, वो महंगाई कम कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के आज के खिताब पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज सिवाय मजाक के कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि आटा, घी और दालों पर 30% रियायत से सिर्फ 6 माह के लिए ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। तारीखी महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का सामना करने वाली 20 करोड़ की आबादी के लिए 30% कम और काफ़ी ताख़ीर से है। वज़ीर-ए-आज़म के आज के खिताब पर
हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म की जो आज की तकरीर है वो उनकी इनकॉम्पिटेंस का, हेल्पलेसनेस का और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है उसका एतराफ़ है। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नज़र आए जो हर चीज़ का कंट्रोल खो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक लाइबिलिटी बन चुकी है। मोहम्मद साहब, ऑनेस्ट बातें बता दी उन्होंने कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो बढ़ानी पड़ेंगी, गैस की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तेल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, दुनिया में महंगाई है इसलिए महंगाई की जा रही है, और 120 अरब रुपए का पैकेज भी दे दिया। तो ये इसमें एतराफ़ कैसे है इस बात का कि उन्होंने कंट्रोल खो दिया है? आवाम को ना बताएं कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है? जी, एक तो एतराफ़ है, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा। जब आप सब्सिडी अनाउंस करते हैं ना शाह साहब, आपको भी पता है, तो वो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि जब आप फेल हो जाते हैं, बुरे तरीके से नाकामी होती है प्राइस कंट्रोल करने में, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप सब्सिडी अनाउंस करें। आज से 2 हफ्ते पहले फवाद चौधरी साहब, और आपको पता है कि कितने तजाद होते हैं इनके अपने हुकूमती मिनिस्टर्स में, फवाद चौधरी के एग्जैक्ट अल्फाज थे कि सब्सिडी से मुल्क नहीं चलते हैं, और बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर सब्सिडी से ही चल रहे थे तो जब हुकूमत आई थी और उसके कुछ महीने के बाद से प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई और मुसलसल इजाफा होता चला गया, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रही 2019 में, 20 में, तो पहले कर देते सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी के जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको भी पता है और सबको पता है कि वो इतने ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं एक टॉक शो में था तो मैंने पूछा हुकूमती वजीर से कि ये 120 बिलियन कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है, आप 120 बिलियन का खसारा करेंगे ना, कहाँ से? या तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो आप, इसका मतलब है आप कर्जे लेंगे, नोट छुपाएंगे, दूसरा तरीका यह है कि टैक्सेस इंपोज करेंगे, तीसरा तरीका यह है कि आप पीएसडीपी को कम करेंगे। कहीं ना कहीं से तो आप कटौती करेंगे ना कहीं से तो आवाम पर बोझ आएगा। अब उन्होंने कहा, वजीर साहब ने कहा कि पीएसडीपी हम कम करेंगे, जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी जो ग्रोथ रेट है उसको इफेक्ट होगा, आपकी नौकरियां देने की जो अहलियत है उससे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म होंगी। सो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। उससे ज़्यादा अच्छा जो बेहतरीन तरीका होता है कि प्राइस कंट्रोल के जो आपके पास मैकेनिज्म है उसको आप करें, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू है, चाहे वो फॉर्म टू मार्केट एस्पेक्ट के थ्रू है, जो आपने रिफॉर्म्स करने थे उसके थ्रू है। आपकी फैसला साजी, जैसे चीनी की कीमत या आटे की कीमत एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां आपने अपने फैसलों से, बुरे फैसलों से आपने एक्सपोर्ट अलाउ कर दी, जब फिर शॉर्टेजेस हो गई, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, आपने एक्सपोर्ट रोकी नहीं। वजीर आजम ने खुद एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि गंदम की कीमतें इसलिए महंगी हुई कि हमने टाइम पर इंपोर्ट नहीं किया। तो आपकी फैसला साजी की वजह से महंगाई। मगर ज़ुबैर साहब, इस वक्त देखिए IMF का प्रोग्राम है, मैं ये चीनी वाले इशू पे भी आ रहा हूँ, मगर IMF का प्रोग्राम है और IMF के प्रोग्राम में सख्त शराइत हैं। ये 120 अरब रुपए की भी अगर इजाज़त मिल गई है और आवाम को अगर 3 अशिया की सूरत में वो सब्सिडी देने की IMF से इजाज़त मिल गई है, IMF के सख्त प्रोग्राम के तहत जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं PDL की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, यानी कि वहाँ से रेवेन्यू आएगा। पता नहीं, वज़ीर साहब ने कहा कि PSDP कट करना पड़ेगा, अगर उनके टैक्स रेवेन्यू ठीक है और PDL से भी पैसे आएंगे तो गुंजाइश क्यों नहीं पैदा होगी। तो ये और क्या करे हुकूमत IMF के प्रोग्राम में होते हुए, अगर उन्होंने 120 अरब रुपये की गुंजाइश निकाली है, जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, प्रोग्राम फाइनल हुआ है, तो उनकी अप्रूवल से ही निकाली होगी, इससे ज़्यादा क्या क्या निकाल लेती। अच्छा, मैं प्रेजेंट ही वजीर ख़जाना का जिक्र कर दूँ। आपने उनसे सवाल भी पूछा, अभी सुनाया भी था कि पेट्रोलियम लेवी में 610 बिलियन रुपए रखे गए थे। बजट में हमने नहीं रखे थे, शौकत तरीन साहब ने रखे थे, प्रीवियस वजीर ख़जाना ने नहीं रखे थे। तो पहले तो ये क्वेश्चन ये है कि आप जब 610 बिलियन रख रहे थे तो आपकी क्या थिंकिंग थी? इसका मतलब है इट हैड नो बेसिस। मैं बता देता हूं कि क्या थिंकिंग थी। ज़ुबैर साहब, उनकी थिंकिंग ये थी कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी, जब नीचे आएंगी तो लोकल मार्केट में तेल की कीमतें कम करने के बजाय PDL बढ़ाते जाएंगे, जिसकी वजह से हुकूमत को PDL की मद में पैसे जमा हो जाएंगे। जो पहले हुआ, जब पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी तो हुकूमत ने उतनी नहीं कम की थी, बल्कि PDL तकरीबन 30 रुपए तक ले गए थे। तो ये थिंकिंग थी। अब नहीं बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, कम नहीं हुई, बढ़ गई, उल्टा क्या करते हैं?
शाहजेब, तो आप जो फैसले करते हैं और ख़ासतौर पर जब आप बजट बनाते हैं तो वो आप कंडीशनल नहीं बनाते कि अगर ये होगा तो फिर यूँ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 600 बिलियन बहुत बड़ी रकम थी और 600 बिलियन का एक्सपोजर बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। सो अगर आप ये समझ रहे थे कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी, और बाय द वे आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस, और उस दिन शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मैं गया था और मैंने ये पूछा था कि अगर कम ना हुई तो फिर क्या करेंगे, तो वो खसारा कहीं ना कहीं से। और मैं कमिंग बैक टू दैट 120 बिलियन, वज़ीर आज़म ने, आपको पता है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ का अंदिया दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा खसारा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली तो 120 बिलियन रिलीफ देने से भी तो खसारा बढ़ेगा, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो आपको खसारा कहीं ना कहीं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आईएमएफ की जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं शाहजेब, ये हुकूमत का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। अगर मैंने तो चीनी और गंदम का जिक्र किया था, आप एलएनजी पर पता नहीं 50 प्रोग्राम कर चुके, तो आज वो कह रहे हैं कि गैस महंगी होगी, उसके फैसला साजी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। हुकूमत अगर टाइम पर फैसले करे, हुकूमत अगर टाइम पर इंपोर्ट करती एलएनजी, तो हमें ये दबाव ना आता। सो उस सारे दबाव का मलबा जो है वो 22 करोड़ अवाम पर पड़ रहा है, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, और बाकी जो आप कर्जे लेने की सूरत में, और बाकी जो भी इकोनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 120 बिलियन का 30% का जो डिस्काउंट है, ये जो भी मिलेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये हुकूमत करेगी जो एक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकती। सो आई एम सॉरी, ये इतने बुरे तरीके से फेल होगा, उसमें कोई ना कोई जो बड़े बड़े माफियाज हैं जिनके साथ ये लड़ाई करने के लिए आए थे, वो फायदा उठा के ले जाएंगे। जैसे वहाँ यूटिलिटी स्टोर से बोरियां जो थी वो चीनी की बाहर निकल जाती थी और गरीब आदमी को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। वैसे मगर जुबैर साहब, जितनी कोशिश हो सकती है, इन्होंने शुगर मिल जो मालिकान हैं उनके हवाले से पिछले साल अर्ली क्रशिंग भी करा ली, फिर चीनी इंपोर्ट करके भी मार्केट में सिग्नल देने की कोशिश की। उसके बावजूद आज कराची में चीनी 130 रुपए की मिल रही है। आपकी हुकूमत होती तो मुझे बताएं, आप आज आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के जरिए चीनी कैसे सस्ती कर देते, पेट्रोल कैसे सस्ते कर देते, आवाम को रिलीफ कैसे दे देते? शाहजेब, हम भी आईएमएफ प्रोग्राम में गए थे और पहले महीने गए थे। इनफैक्ट जून 2013 में हमने हुकूमत संभाली थी और मई 2013 में जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद आईएमएफ के साथ हमने बातचीत शुरू कर दी थी, बिकॉज हमें पता था कि आईएमएफ प्रोग्राम में, हमने कभी पिछली हुकूमत को ब्लेम नहीं किया था कि आईएमएफ प्रोग्राम हमारे लिए मजबूरी थी। और उसी आईएमएफ किया था, इसहाक डार साहब ने किया था, मुकम्मल भी किया था। ये एक अलग बात है कि चौथे साल में भी नहीं कर रहे थे आप लोग, मगर शुरू में किया था इसहाक डार साहब ने, चौथे साल में जाके नहीं कर रहे थे, पहले शुरू में किया था। लेकिन मैं वो कीमतों की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। उसी आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए रिकॉर्ड लो था 40 साल का डिस्काउंट रेट, रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन थी उसी आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए। उसी आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए हमने हर चीज कंट्रोल की थी। आप चीनी की एग्जांपल दे रहे थे, तो हम जब आए थे तो 53 रुपए था और जब गए हैं तो 55 रुपए था, उसी आईएमएफ प्रोग्राम के तहत। तो अगर आईएमएफ को आपने बहाना बनाना है अपनी कमजोरियों का, अपनी नाअहली का, अपनी इनकॉम्पिटेंस का, अपनी अनप्रोफेशनलिज्म का, तो उसका तो कोई कौम कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी खराब फैसला साजी का। जो अगर आप मगर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनके इश्यूज हैं वो नजर आता है, उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। मगर अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, हमारी इन्फ्लेशन अगर दुनिया से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी एडजस्ट कर रही है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकम्पेरेटिव ना हो जाएं, तो कुछ चीज़ों में तो मईशत के ऊपर सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी ना। अब पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं और बाकी खित्ते में ज़्यादा हैं, तो पेट्रोल की कीमत पर भी आप कहेंगे पेट्रोल बॉम और ये सारी की सारी बातें करेंगे, आप आएंगे आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी ये कीमतें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उस पर सवाल उठता है, मगर जो इंटरनेशनल फिनोमेना है वो तो आपको मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल फिनोमेना है तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फिनोमेना फर्स्ट, कि जो भी ममालिक ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, तेल की कीमतें, पाम ऑयल की कीमतें और दूसरे, वो इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, बिल्कुल मान लिया। तो मुझे शाहजेब ये बताते 38 महीने या 40 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, एक महीना भी बताते कि पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में थी या नहीं थी। आज भी 9.2% है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, बांग्लादेश की कोई
6% है और इंडिया की लेस देन 5% है। वाई? श्रीलंका की कम है, क्यों भाई? वो भी तो उतनी इंपैक्टेड है ना। पाकिस्तान की क्यों डबल रहती है इन्फ्लेशन? दिस इज द क्वेश्चन। दूसरी ये है कि पर कैपिटा इनकम जहां हम छोड़ के गए थे PMLN की हुकूमत, उसके बाद से पर कैपिटा आपकी कम हुई है। सो इनकम भी कम हुई है और महंगाई ज्यादा हुई है। इससे ज्यादा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता 22 करोड़ अवाम को मारने के लिए। एंड दिस हैज बीन अ कंसिस्टेंट फिनोमेना फॉर 40 मंथ्स और आगे भी ऐसे ही रहेगा। मुझे फिर ये बता दें कि एक सॉल्यूशन है वज़ीर आज़म के पास में कही थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था। नहीं शाहजेब, मैं एक जिक्र करूंगा, वो जो 2 फैमिलीज का उन्होंने जिक्र किया था कि जी मैं वही सवाल करना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं महंगाई कम हो जाएगी। ये दो खानदान है वो अगर अपनी लूटी हुई दौलत वापस कर दे, और अब तो वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले खिताब में धमकी दी थी, रिक्वेस्ट पर ही वापस कर दें, कम से कम नवाज शरीफ के तो आप तर्जुमान हैं, वही वापस कर दे तो इस मुल्क के आवाम का भला हो जाएगा। जब ऑपोजिशन में थे ना तो उस वक्त भी हमें हंसी आती थी जब ये बातें करते थे, और वो उस इकोनॉमिक थ्योरी के प्रोपोनेंट्स में शामिल थे मुराद सईद। अब इमेजिन करें कि जब मुराद सईद बात करते थे और PTI का पढ़ा लिखा सपोर्टर बैठ के खड़े होकर तालियां बजाता था कि $200 बिलियन लेके आएंगे और उसकी वजह से महंगाई भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से टैक्स भी, ये भी कहा था टैक्स 10 ईयर्स का टैक्स ब्रेक देंगे और 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो इट वाज एन एंटायर इकोनॉमिक फॉर्मूला दैट वाज प्रेजेंटेड बाय इमरान खान, उससे रिलेटेड $200 बिलियन से। जाहिर है वो धड़ाम से गिरना था। अभी आप मुझे बता दें कि शहजाद अकबर साहब ने आके पहले कहा कि पता नहीं 10 बिलियन आइडेंटिफाई हो गए हैं, फिर कहते हैं 15 बिलियन आइडेंटिफाई हो गए हैं, फिर इतने 26 ममालिक से मुआहदे हो गए। कहाँ गए वो? 3 साल हो गए उन बातों को, 3.25 साल हो गए, एक सेंट नहीं आया, एक पैसा वापस नहीं आया। और ना ही इमरान खान ने आज पता नहीं 3 साल के बाद बात की है, ये तो बात भी करनी छोड़ दी थी। ये मतलब ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, को मजाक हो रहा है कंट्री के साथ कि पूरे 22 करोड़ अवाम को कह रहे हैं कि जी वो आधा पैसा भी ले आए तो मैं महंगाई कम कर दूंगा, आधी कीमतें कर दूंगा। तो फिर वो नहीं ला सके तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपने वो अब नहीं ला सके तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कि अवाम के लिए वापस कर दें। सबसे बड़ा हथियार था शाह साहब, जो नैब था इनके हाथ में, FI इनके हाथ में था, एंटी करप्शन इनके हाथ में था। इन्होंने कितने पैसे खर्च किए, बाहर शहजाद अकबर साहब फिरते रहे हैं, पता नहीं कौन कौन फिरता रहे कि किसी ना किसी तरह से ये कन्विक्शन ले आए या किसी ना किसी तरह से ये कन्विंस कर सकें कि जी ये इन्होंने पैसा लूटा है और बाहर भेजा है। अभी तक तो ये नहीं बता सके 3.25 साल में एक इंसिडेंट कि जी यहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, इस दिन मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जहाँ एक तरफ हुकूमत को बढ़ती हुई महंगाई पर दबाव का सामना है, तो वहीं गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत मुख्तलिफ अंदरूनी तनाज़ात का भी शिकार रही है। इसमें जो सबसे अहम मामला था वो कलअदम तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक हुकूमती कन्फ्यूजन थी, और इस मामले में शिद्दत उस वक्त आई जब हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से खुफिया मुआहदा किया, जिसकी तफसीलात अब तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। गुजरा इस हवाले से खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, मगर वज़ीर आज़म ने भी आज इस हवाले से अपने खिताब में कोई बात तक नहीं की, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। हालांकि शेख रशीद ने 29 अक्टूबर को दावा किया था कि वज़ीर आज़म 1-2 दिन में कौम को एतमाद में लेंगे और वज़ीर आज़म का बयानिया ही हुकूमत का बयानिया होगा। प्राइम मिनिस्टर शायद कल खिताब करें कौम से या परसों करें, ये उनकी स्वाबदीद है कि किस वक्त कल करते हैं या शायद कल ही करें या परसों करें। और वो सारी सूरत हाल, क्योंकि वो बेहतर तौर पर सारी सूरत हाल का हालात हाजरा कौम के सामने पेश करेंगे, और उनका नैरेटिव ही जो होगा, उनकी जो तकरीर होगी, वही सारी हुकूमत का नैरेटिव होगा। क्या हुकूमत का नैरेटिव है? कोई बात वज़ीर आज़म ने की ही नहीं, एक लफ्ज़ नहीं कहा वज़ीर आज़म ने। खुफिया मुआहदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने ज़रूर कर लिया। शेख रशीद भी मंजरनामे से गायब हो गए और हुकूमती बयानिए में भी 180 डिग्री की तब्दीली आई है। मुआहदे में क्या है, इस हवाले से हुकूमत की तरफ से अब तक खामोशी ही खामोशी है। वज़रा कुछ नहीं बता रहे हैं, मगर मुल्क के वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं बता रहे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। DGI की तैनाती की तनाज़े के बाद हुकूमत ने एक और मामला उलझा दिया है। हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही है कि चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार किसके पास होगा। पहले 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस जारी करके यह इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया गया। फिर 24 दिन बाद एक और ऑर्डिनेंस जारी किया गया और चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। और फिर ये सवाल उठा कि सदर मुमलिकत तो वज़ीर आज़म के एडवाइस पर काम करते हैं, और सदर मुमलिकत किस बात में वज़ीर आज़म की मंशा के बगैर कोई काम करते हैं। तो इस तरीके से तो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाएगा
कि सदर के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है। मगर अब जरा ऐसी खबर सामने आई है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेने का फैसला कर लिया है, और यह फैसला और यह इख्तियार दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक हुकूमत बजरिया पार्लियामेंट सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेगी और तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करेगी। यानी हुकूमत ने एक महीने में तीसरी बार चेयरमैन नैब को हटाने की अथॉरिटी तब्दील करने का फैसला किया है और दूसरी बार अपनी ही पोजीशन से पीछे हट रही है। इस मामले पर अब से थोड़ी देर पहले अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होना चाहिए। नैब आज़ाद इदारा है, सदर को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनेंस कोई हतमी कानून नहीं है, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। इससे कबल वजीर कानून फरूख नसीम ने कहा कि जब ये बहस हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल इस बात के हक में थे कि यह इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया जाना चाहिए, मगर इसमें कानूनी मसला ये था कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत थी और हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए सदर के अलावा कोई और बॉडी नहीं थी। आप ये समझिए ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर अमेंडमेंट है। और फ्रेंकली स्पीकिंग उस वक्त जब ये डिस्कशन हुआ था तो अटॉर्नी जनरल साहब दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, वो इसके बड़े फेवर में थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही ये दिया जाए इख्तियार। इसमें लीगल इशू था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और वो लीगल इशू था कि 209 के अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो नहीं है, तो इसको करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो सदर के अलावा और कोई बॉडी नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दे दिया जाता। हुकूमत एक फैसला करती है, फिर उस ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम करके अपना फैसला दोबारा बदलती है, फिर उस फैसले को भी दोबारा तब्दील करने की खबर सामने आती है। वजीर कानून की एक सोच है, अटॉर्नी जनरल की एक सोच है, और अब हुकूमत ने सदर से इख्तियार वापस लेकर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने का फैसला किया है। इस सूरत हाल में आज नैब की रिकवरी से मुंसलिक एक और अहम मामला भी सवालात की जद में आ गया है। आज इंकिशाफ हुआ है कि नैब की 821 अरब रुपए की मजबूरी रिकवरीज में से 815 अरब रुपए सरकारी अकाउंट में जमा ही नहीं कराए गए हैं। ये मामला आज पार्लियामेंट के 2 अहम फोरम्स पर सामने आया। पहले इस मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बहस हुई, फिर ये मामला पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया गया। पहले बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास की, जहां वजारत खजाना के हुक्काम ने आज बताया कि नैब ने मजमूई तौर पर 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवर किए, मगर सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम नॉन टैक्स आमदनी के तहत हमें मौसूल हुई है। बाकी फंड्स कहाँ गए और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। हम तो नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसे कहाँ हैं। इस पर कायमा कमेटी के अरकान ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम का रिकॉर्ड वजारत खजाना और मुल्क में किसी के पास नहीं है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला बोले कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके की जानिब से दी गई रकम भी सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई और ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि नैब की जानिब से रिकवर की गई रकम का ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को खत लिखकर कायमा कमेटी के आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, नैब की रिकवरीज का मामला आज पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी उठाया गया। कमेटी की रुकन सेनेटर शेरी रहमान ने सवाल उठाया कि नैब की तरफ से रिकवर होने वाले पैसे कहां जा रहे हैं। 821 अरब रुपए में से वजारत खजाना के पास 6.5 अरब रुपए आए। कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने कहा कि नैब करप्शन का पैसा रिकवर नहीं कर सका, पाकिस्तान के पैसों पर जो डाका डाला गया वो वापस नहीं आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब से 1 साल की रिकवरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साथ ही हुकूमत से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की रिकवर करदा रकम का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में नैब की रिकवरीज के हवाले से उठाए जाने वाले सवालों पर जब हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरीज का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जो हम कानून के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के फोरम पर पेश कर देंगे। फिर हमने सवाल किया कि क्या आप हमें कम से कम ये बता सकते हैं कि इन रिकवरीज में से कितनी रकम हुकूमत को जमा कराई जा चुकी है। इस पर नैब के तर्जुमान ने फिर मौक़िफ़ दे दिया कि नैब के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरीज का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जो हम कानून के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में पेश कर देंगे। यानी रिकॉर्ड अगर है तो शेयर करने के लिए नैब तैयार नहीं है अभी मीडिया के साथ। देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में क्या मालूमात दी जाती हैं। ये तनाज़ात अपनी जगह पर हैं। एक तरफ हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही है कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार किसके पास होना चाहिए, तो दूसरी तरफ नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर आज अहम पेशरफ सामने आई है। नए चेयरमैन नैब की तकरीरी का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। आज राय से खबर भी सामने आई है कि नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद नए चेयरमैन नैब की तकरीरी का अमल नवंबर के दूसरे हफ्ते तक शुरू होने का इम्कान है। राय के मुताबिक नए चेयरमैन नैब के लिए सदर मुमलिकत पहले वज़ीर आज़म से बज़रिया ख़त नाम तलब करेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मौसूल होने वाले नाम अपोजिशन लीडर को भेजेंगे। अगर नामों पर इत्तफाक नहीं हुआ तो तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। ये सारे के सारे मामलात हैं, मगर उस चेयरमैन को हटा कौन सकता है, उसके लिए हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार देती है, फिर उसे बदलती है। अब से कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है, सुनिए। जब दूसरा ऑर्डिनेंस आया 6 नवंबर का, तो उसमें ये फोरम चेंज कर दिया गया और उस फोरम में अब ये पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई है
और आर्ग्यूमेंट ये है कि ये प्रेसिडेंट की सवाबदीदी पावर है। इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय है और मैंने गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कन्वे भी किया है कि मेरे ख्याल में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है ये, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ये बॉडीज़ की तरह नहीं है। और नैब की असास ही इसमें है कि एक उसका परसेप्शन और रियलिटी दोनों ये हों कि वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शल है। जब आप एग्जीक्यूटिव को इवन इतना हाई ऑफिस जैसे कि सदर मुमलिकत का है, उनको भी अगर ये इख्तियार दे दें तो एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में सदर मुमलिकत भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और नैब चेयरमैन के लिए भी बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। खुद फैसला करती है, खुद ऑर्डिनेंस लाती है, खुद ऑर्डिनेंस में तरमीम करती है और खुद हुकूमत के अटॉर्नी जनरल वही बात कर रहे हैं जो बाकायदा तौर पर तज्ज़ियाकार सीनियर वकला कह रहे हैं कि ये काम कैसे हो सकता था। अपोजिशन एतराज़ उठा रही थी कि ये काम कैसे हो सकता था, हुकूमत ने कर दिया। अटॉर्नी जनरल की राय है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। अफगानिस्तान की इंडिया के हाथों शिकस्त में अब 2 बॉलें रह गई हैं और अब 1 बॉल रह गई है। काफ़ी उम्मीदें थी कि अफगानिस्तान आज अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस होंगे। बहुत बड़े मार्जिन के साथ अफगानिस्तान हारने जा रहा है, तकरीबन 70 रन के मार्जिन से मुमकिन तौर पर इनकी शिकस्त होने जा रही है, जिसकी वजह से जाहिर है रन रेट भी भारत का बेहतर होगा। मगर उसके बावजूद अफगानिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बरकरार है। न्यूजीलैंड को हराएं तो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। न्यूजीलैंड ने आज मैच जीत लिया तो न्यूजीलैंड के भी चांसेस हैं और भारत के भी चांसेस अभी तक हैं कि और अच्छे मार्जिन के साथ अगर अपने अगले मैचेस जीते तो तीनों टीमें इस वक्त भी भारत की आज की फतह के बावजूद पहुंच सकती हैं। और जो इख्तिताम हुआ है एक छक्के के साथ इख्तिताम किया जन्नत ने, जिसकी वजह से 144 का स्कोर हुआ और जो हारी है वो तकरीबन 66 रन से अफगान टीम हारी है। हमारे साथ इंजी भाई मौजूद हैं, सिकू भाई मौजूद हैं, मुश्ताक भाई मौजूद हैं और शुएब भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इंजी भाई, काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी, हालांकि कहा जा रहा था टॉस जीत गए तो बड़ा चांस है कि अफगानिस्तान मैच जीत जाएगा। बॉलिंग में भी कारकर्दगी नहीं अच्छी थी, 210 रन जो कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। और आपको लगता है सिर्फ बॉलिंग बुरी की या जिस तरह बॉलर्स को इस्तेमाल किया वो भी बुरा था, क्या कहिएगा? मेरे ख्याल में आज क्रेडिट है ना शाहजेब भाई इंडिया को देना चाहिए क्योंकि इंडिया अच्छा खेली और अच्छा खेलने से मुराद ये कि टीम तो वो इसी लेवल की थी कि जिस तरह की आज खेली है ये। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान ने पहला मैच हारी थी ना वो जख्म बहुत गहरा था जो न्यूजीलैंड तक उनके पास रहा। लेकिन अब इस मैच के बाद उनके पास है ना प्रेशर उनके से ख़त्म हो गया था क्योंकि जी वो ऑलमोस्ट 90% टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो आज उन्होंने खुल के खेलना था और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। पहले 2 मैचेस में खुल के नहीं खेले। ये वाइट टीम है कि जो अगेंस्ट स्पिनर्स अगर टफ कंडीशन की हो तो ये अच्छा खेलती है। और जिसमें आपने आज देखा भी सही कि ये अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे थे। राशिद को अभी तक कोई इस तरह नहीं खेला जिस तरह इनके बैट्समैन खेले। टीम ये बहुत अच्छी थी। तो आज अफगानिस्तान बुरा नहीं खेली, आज इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेली है। इसमें इसको इस तरह कहूँगा इस चीज़ को। और अब मेरा मैच है ना अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का ना बहुत क्रूशल मैच हो गया। अगर न्यूजीलैंड वहाँ जीतती है तो न्यूजीलैंड थ्रू हो जाएगी, फिर ये इंडिया का किसी का रन रेट वगैरह देखने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी अगर है ना न्यूजीलैंड है ना जीत जाती है। और जो मैच आज ये अफगानिस्तान हारी है ना 70 रन से है ना शाहजेब भाई, 70 रन है ना बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि आपने एक किस्म का 70 रन से जिस टाइम हारते हो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग को भी बहुत मार पड़ी है, फेंटा पड़ा है और आपकी बैटिंग ने भी है ना क्लिक नहीं किया क्योंकि जो ऊपर नहीं आया। अगर तो 15-20 रन से हारते ना तो डिफरेंट मैटर था। तो ये वाली हार है ना इनको अफगानिस्तान को ना ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पे करने पड़ेगा। तो वो मैच अब बहुत क्रूशल हो जाएगा। शुएब भाई, चांस है कि वो थोड़ा आगे जा सकते हैं। अब अभी भी इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड तीनों ही पहुंच सकते हैं। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, अच्छे मार्जिन से हराए तो चांस बरकरार रहेगा। शुएब भाई, आपके ख्याल में इंडिया बहुत अच्छा खेला, 210 रन बनाए हैं, टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर है, या फिर अफगानिस्तान बुरा खेला? मैं देख रहा हूँ मोहम्मद नबी ने 1 ओवर कराया, 7 रन दिए, उसके बाद उन्होंने ओवर ही नहीं कराया। राशिद खान को अच्छी खासी पिटाई लगी, दूसरे बॉलर्स को भी काफ़ी हमने देखा कि रन दिए उन्होंने। देखें शाहजेब, पहली बात तो है कि मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आई। मुजीब नहीं खेले आज, व्हाट इज द रीजन? एक चीज नबी ने एक और किया, एक चीज फिर वो एक और लेफ्ट आर्म जो थे स्पिनर उन्होंने किया, 1 ओवर में 16 दे दिया, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराएगी। मुझे सिलेक्शन बड़ी अजीब और डाइसी से लगी। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आई कि अफगानिस्तान ने किस तरह बॉलिंग चेंजेस की हैं और किस तरह खिलाया है, किस तरह किया है। और जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया था
तो इतना टफ टाइम तो उनको हिंदुस्तान को भी देना चाहिए था, वो उन्होंने दिया नहीं. सो दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी. सो आई एम बिट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि दे वर नेवर इन द गेम. सो इंडिया अच्छा खेलना था, वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास तो पाकिस्तान भी टीम थी, तो इतना उन्होंने मुकाबला दिया नहीं जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे. So that raises a lot of questions for me. एग्जैक्टली शोएब भाई, आपके ख्याल में कहाँ पर गलती हुई है? क्योंकि ज़ाहिर है बड़े राहुल और हमें नज़र आ रहा था कि दोनों ओपनर्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव खेल रहे थे, मारने के माइंड से आए थे रोहित शर्मा और राहुल. तो क्या करते बॉलर्स जिसकी वजह से आपके ख्याल में रोका जा सकता था उन्हें? देखें, आप मुजीब को खिलाते ना, मुजीब ने क्यों नहीं खेला, मुझे तो ये समझ नहीं आई. वो अगर नबी स्टार्ट कर रहे हैं, साथ मुजीब आते, पहले 6 ओवर पहले दायरे में प्रेशर डालते, फिर उसके इन बिटवीन जो उनके थोड़े से हल्के बॉलर हैं वो आके बॉलिंग करते और थोड़ा बहुत जो उनको मार्जिन मिलता था इंडिया को वो मिल जाता. लेकिन फिर राशिद आ जाते, फिर नबी आ जाते, और नबी का एक ओवर करना मेरी समझ से बिल्कुल बारह सर है. मुझे समझ ही नहीं आई क्यों उन्होंने एक ओवर किया. वो अपना 3 वो करते, राशिद 4 कर 7 ओवर तो ये थे, मुजीब होते 4 वो करते, तो वो भी शायद देखें ना 12 ओवर तो यही बनते हैं. तो 12 ओवर में मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था 150 पे बचाते, लेकिन बॉलिंग इतनी वीक थी, इतनी वेवर्ड थी कि इंडिया को बड़ा फ्री हैंड मिला मारने का और खेलने का. और इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि अफगानिस्तान इतना बुरा कैसे खेल गई. मुश्ताक भाई, आप क्या कहिएगा? आपको भी लगता है कि बहुत ही तवक्कात से कम परफॉर्मेंस थी, या वाकई भारत इतना अच्छा खेल रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं था अफगानिस्तान के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, देखें, इंडिया खेला तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसके बावजूद कैप्टनसी बहुत पोर की है नबी ने. उसने अपने बॉलर्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया. जो विकेट के लिहाज से देखा जाए, विकेट बड़ी बैटिंग विकेट थी. इनके पास सीमर्स तो इतने हैं नहीं है अफगानिस्तान के पास. जैसे शुएब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इनके मुजीब नहीं खेला. अगर वो इंजर्ड है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो इंजरी के बाद बाहर चले गए थे. उसके बाद इनके पास जाहिर खान एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन पड़ा हुआ है. आज जो इन्होंने लेफ्ट आर्म और उसको जो नॉर्मल और लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया था, उसकी जगह ये चाइनामैन खिला सकते थे, क्योंकि उसको मेरा ख्याल इंडिया में इतना खेला भी नहीं हुआ. तो आई थिंक ओवरऑल इन्होंने कैप्टनसी और अपने प्लान जो इतने अच्छे एग्जीक्यूट नहीं किए, इसके बावजूद कि इंडिया अच्छा खेली है. लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन. इंडिया की बॉडी लैंग्वेज इतनी लेथार्जिक लग रही है, वो थके थके लग रहे हैं. खेला अच्छे हैं आज. अगर कोई अच्छी टीम होती और थोड़ी सी तगड़ी बॉलिंग होती तो मैं 100% श्योर हूँ कि इंडिया को आज फिर भी टेस्ट आउट किया जा सकता था. सिकू भाई, आप क्या कहिएगा? मैं दोपहर से एक चीज़ कह रहा हूँ शाहजेब कि आज का मैच मैं देखूंगा और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा. मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि देखिए जी, इंडिया के बाहर निकलने का मतलब है कि अरबों रुपए का नुकसान. तो मैं नहीं समझता कि वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, किसी ना बाय हुक और बाय क्रुक, कि वो उनको सेमीफाइनल में लेके आए. आज अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेला ही नहीं. उनकी बॉलिंग इतनी पैथेटिक थी, वो हो सकता है सबको समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर किए. मुझे अजीब सा लग रहा था कि शॉर्ट बॉलिंग किए जा रहे थे, सामने सामने गेंदें दिए जा रहे थे. आई एम रियली सरप्राइज. तो खैर, असल मैच आएगा न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का. अब देखते हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान कैसे खेलता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा. अभी मैं रन रेट देख रहा था, सारा खेल अब रन रेट पे चला गया है. वैसे तो वो मैच इंपॉर्टेंट है, मगर अगर वहाँ अफगानिस्तान जीतता है तो सारा रन रेट पे आएगा. तो अब ये भी देखें कि दोनों हल्के मैच इंडिया के आखिरी में, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म पूरा सेट है कि जी आखिरी के 2 सबसे हल्के मैच उनके आखिरी में, अगर वो न्यूजीलैंड को हरा देते हैं अफगानिस्तान, देन दे विल गोइंग टू स्वीप इट ऑफ और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा भारत. तो ये सारा सिनेरियो हम दोपहर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ. दोपहर से मुझे शक था कि आज का जो मैच होगा वो हम देखेंगे कि क्या अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेलता है. आज वो नहीं खेले. वो अफगानिस्तान बॉलर्स को मार शुरू से ही अगर पड़ना शुरू हो गई. रोहित शर्मा और राहुल लग रहा था कि बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं. बॉलर्स अंडर प्रेशर आ गए, स्कोर बन गया, बाद में नहीं चेज हो सका. अब इसमें पोटेंशियल और क्या था, क्या पोटेंशियल दिखाती है अफगान टीम जो उन्होंने नहीं दिखाया? नहीं, जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह वो नहीं खेलें. उनकी जो बॉलिंग की चेंजेस मुझे समझ में नहीं आई. उन्होंने अपने जैसे कि अभी वो मुश्ताक एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर का जिक्र कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने नहीं खिलाया. मुजीब का आई डोंट नो, माइट बी अनफिट. तो खैर एनीवे, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ओपिनियन है. लोग उससे अगेंस्ट बोल सकते हैं कि वो जो कहना चाहें, मगर ये मेरी ओपिनियन थी. दोपहर से मैं ये बात कह रहा था कि आज का मैच हम देखेंगे तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान भारत के साथ कैसा खेलता है. इजी भाई, सिकू भाई बड़े शकी हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, शक का इजहार सारों ने किया है कि जी सिकू भाई ने अकेले ने नहीं किया कि जी वो वाली चीज़ कि जो हमें नजर नहीं आ रही. सो सारों की अपनी अपनी राय है.
लेकिन जिस तरह उनकी बॉलिंग इस्तेमाल करने की बात की, देखिए जिस टाइम T20 में ना मार पड़ती है ना, फेंटा पड़ता है ना, तो फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम मुजीब की बात कर रहे हैं या दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मुजीब पिछला मैच भी नहीं खेल रहा, उसको इंजरी थी, ठीक है। और नबी ने जो आज 1 ओवर किया है, नबी को वैसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, नबी अच्छा बॉलर है, लेकिन इसने पिछले मैच में भी 2 ओवर किए थे, इसने वहां भी नहीं पूरे किए थे। तो स्कॉटलैंड की टीम भी जल्दी आउट हो गई थी ना, यहाँ तो पूरे 20 ओवर थे, फिर भी 1 ओवर से ऊपर नहीं किया। 1 ओवर से ये, और वो इसलिए कि जी पिछले मैच में इसने अगर 2 ओवर किए थे तो चलो इसके दूसरे बॉलर इसको बॉलिंग कर रहे थे, आज इसको मार पड़ रही थी, कप्तान था ये, इसको आके ना थोड़ा सा खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी, बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है ये, इसने थोड़ी सी कप्तानी में ना इसने इतनी अच्छी कप्तानी नहीं की कि जो इसको करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहां ये इंडिया के जो उनसे प्लेयर्स हैं, ये T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं, जिस टाइम ये अगर सेट हो जाएंगे ना तो ये फिर किसी भी बॉलर को ना डैमेज कर सकते हैं। और स्पेशली इंडिया के जो बैट्समैन हैं, सारे बैट्समैन जहां मीडियम पेसर बॉलर होंगे ना तो ये उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये सारों को पता है कि ये सारे जितने भी बैटर इनको पता है, मीडियम पेसर्स को ये सारों से अच्छा खेलते हैं। अगर कहीं यहाँ कोई तेज बॉलर होता ना, क्विक बॉलर होता, तो ये इंडियन प्लेयर्स को ना परेशानी होनी थी। लेकिन अफगानिस्तान के पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो किसी बैट्समैन के लिए ना थ्रेट बनता, कि जी वो बाउंसर मार सकता होता या उसकी स्पीड होती। तो ये आइडियल बॉलिंग थी कि अगर ये इंडियन प्लेयर्स सेट हो जाए तो ये वाली बॉलिंग है ना इंडियन प्लेयर्स को मेरा नहीं ख्याल में कि जी स्टॉप कर सकती थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जी वो आए भी थे कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था कि जी वो ऑलरेडी बाहर हो रहे थे, उनके पास एक यही चांस है कि जी लंबा स्कोर करें और लंबे मार्जिन से जीतने की कोशिश करें, तो उनके पास चांस है जो उन्होंने अवेल किया और मेरे ख्याल में वो कामयाब हो गए इस चीज़ में। शुएब भाई, अगर न्यूजीलैंड हरा दे अफगानिस्तान को, फिर तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल में, पाकिस्तान पहले ही पहुंचा हुआ है, मगर अगर अफगानिस्तान से हार गया न्यूजीलैंड तो आगे मैचेस हैं आसान इंडिया के, भारत का चांस काफी तगड़ा बन सकता है उसके बाद। बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है और बनना भी चाहिए। मैं तो चाहता कि हमसे दोबारा मिले आके फाइनल्स में, हम तो चाहते हैं सर। और लेकिन ये कि देखिए कोई भी टीम किसी वक्त ये नहीं कह सकती कि हम आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। दूसरी बात ये शायद हमें अफगानिस्तान को बैक करना होगा। वो बड़ी मुश्किल हालात में आके खेले हैं यहाँ पे, बड़े मुश्किल हालात से, जिस तरह की वहाँ पे सेटअप है, सारे हालत जंग में हैं। तो अभी तो खैर माशाल्लाह बड़ा वो सिस्टम है वहाँ पे, बेहतर हो रहा है चीज़ें। इस हालात में वो यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए, हमें उनको बैक करना होगा रादन कि हमें थोड़ा उनको बैश करके मुसीबत में डालना होगा। लेकिन अभी ये चांस है, अफगानिस्तान भी 2 मैच करके आगे आ सकती है, स्पॉइलर हो सकती है रन रेट के ऊपर, और इंडिया का भी चांस है। तो मैं तो कभी गिव अप नहीं करूँगा, बट आई वुड लव टू सी देम इन द फाइनल अगेंस्ट अस। मुश्ताक भाई, काफ़ी कन्विंसिंग आज विक्ट्री है इंडिया की। अगर अफगानिस्तान जीत गया न्यूजीलैंड से तो बिल्कुल ओपन है, अदरवाइज न्यूजीलैंड ज़ाहिर पहुंच जाएगा। आपको क्या लग रहा है? आज देखें न्यूजीलैंड जो स्कॉटलैंड से मैच जीता है, बड़ा कम मार्जिन से जीता है, और वो उनकी फील्डिंग जिता गई है उनको। उन्होंने बड़े अच्छा, सऊदी ने जो कैच किया था वो कैच एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग बड़ी तगड़ी है। अदरवाइज़ तो स्कॉटलैंड को ऑलमोस्ट चेस कर गया हुआ था। तो अगर ये जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, शायद आज पिच इनके सूट नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, घास था। इधर अबू धाबी की पिच के ऊपर घास होता है। राशिद खान इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, इनके स्पिनर्स, नबी ने कैप्टनसी अच्छी नहीं की। मगर अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पोटेंशियल के मुताबिक खेलेगा, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग भी है, वो भी इनके पास इतने तेज़ बॉलर नहीं है, स्विंग बॉलर हैं, और उनके पास 2 स्पिनर हैं, ये उनको अच्छा खेलेंगे अफगानिस्तान वाले। इसलिए अफगानिस्तान का बहुत पल्ला भारी होगा उसके ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर। और ये मुझे लग रहा है कि रन रेट के ऊपर बात आ जानी, और रन रेट के ऊपर अब इंडिया के बहुत चांसेस हो गए हैं क्वालिफाई करने के लिए। सिकू भाई, आपको भी ये लग रहा है? इंडिया के 2 आसान मैच हैं, अगर पूरे पोटेंशियल पर अफगानिस्तान खेलते हुए न्यूजीलैंड को बीट कर दे, आज न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल किया है, तो भारत के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखिएगा, इसलिए कि देखें आखिरी दोनों गेम, मैंने आपसे कहा ना कि ड्रॉस भी इस तरह बनाए गए हैं कि आखिरी के 2 गेम आसान वाले जो हैं वो भारत के बिल्कुल आखिरी के अंदर हैं, जो वो उसका अपना रन रेट अपने मुताबिक खेलेंगे। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अभी मैं देख रहा था, अभी वो -1.6 समथिंग पे हैं। तो अभी जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा तो उसका देखना है कि डिफरेंस कितना होता है, ये कितने नज़दीक चले गए, अफगानिस्तान कितना नीचे आ गया, तो उसके हिसाब से जाएंगे। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच सारा डिसाइडर है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, सब इफ एंड बट्स रैप अप हो जाएंगे। मगर अफगानिस्तान हराता है तो फिर ये सिलसिले शुरू हो जाएंगे, सब कैलकुलेटर्स लेके
बैठ जाएंगे कि कितने रन पे कितने, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत आए फाइनल में हमारे साथ, दोबारा हम इसको हराएं, ताकि चले आप चाहते हैं हम सबकी हार्ट बीट फिर तेज़ हो, तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। अब से थोड़ी देर बाद जश्न क्रिकेट में आप क्रिकेट पर बड़ा तफसीली तबसरा भी देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।